हेलो बच्चों, वेलकम टू बीइंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम लेकर के आए क्लास 10th एसएसटी का। बने रहिए हमारे चैनल पे लगातार। 2 दिन से हम लोग थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्लास 10th का। उसका रीज़न ये था कि क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम था, इस वजह से उसका आंसर शीट यहाँ पे प्रोवाइड करने के चक्कर में हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। बट आज हम फिर से आ गए इस चैनल पे। चलिए मिलते हैं आपके एसएसटी वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप तैयार करके जाइए एग्जाम में। आपका जो अभी सेंटअप एग्जाम होने वाला उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप उसको बेटर तरीके से और बेटर बना के जाइए। अगर समझ में नहीं आता है, जल्दी याद नहीं हो पाता है, तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को 2-3 बार वॉच कीजिए ताकि आपको वो चीज ना दिमाग में ही याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट पे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला, राष्ट्रवाद मतलब क्या? देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति जो प्यार बढ़ा, उसको बनाने में, फैलाने में नेपोलियन ने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उसने जर्मनी के 300 छोटे-छोटे, अब देखिए छोटे बड़े राज्य जो थे, सबकी सोच में अलग अलग भाव था, सबका अलग अलग अपनी बात थी, सबके अलग अलग सोच थी, धर्म के आधार पे भी सब बदले हुए थे। उन सब को क्या किया ना कि उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के उन्होंने कितने राज्य बनाए? 39, यानी 39 राज्य में बना दिया, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि उन्होंने जर्मनी के 300 छोटे बड़े राज्यों को कितने भागों में बना दिया? 39 राज्यों में बना दिया, ठीक है। अब ये बनाने से ये क्या हुआ सुनिए, जिससे एकीकरण का मार्ग क्या हुआ? शुरू हो गया, ठीक है बच्चों। अगला है, इस प्रकार यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। यानी यूरोप के लोग जो थे वो देश के प्रति प्यार की भावना को निकालना शुरू किए, दिखाना शुरू किए। इसी चलते इसको कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट की इसमें बहुत ज्यादा भूमिका रही। बात समझ में आ रहा है? मतलब हम बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में जो लोग थे वो 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त थे, बटे हुए थे, लेकिन उन राज्यों को क्या किया? 39 राज्य, यानी जोड़ जोड़ के 39 राज्य इन्होंने बना दिया। उससे लोगों के बीच में और लोगों को जागरूक किया देश के प्रति, तो देश की राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर में जगी, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? देखिए, हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, हो ची मिन्ह, सबसे पहली बात याद रखिए कि हो ची मिन्ह जो है मार्ग बाद में बना, नाम किसी का था, किसी पर्सन के नाम पे हो ची मिन्ह मार्ग बना था, ठीक है, किसी इंसान का नाम है। तो हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। कहां से गुजरा? हनोई से स्टार्ट होता था, लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इस मार्ग में बहुत सारी कच्ची पड़के जो सड़क होती है, यानी छोटी छोटी, आप लोग जैसे देखते होंगे 4 लाइन गया, 4 लाइन से थोड़ा उतरिएगा, गांव मोहल्ला की तरफ देखिएगा तो 2 लाइन है, उसके बाद देखिएगा तो 1 वे है। तो इस तरह का अलग अलग कच्ची पक्की सड़कें इसमें जुड़ी हुई थी। अमेरिका सैकड़ों बार उसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, लेकिन जो वियतनाम के लोग, वियतनामी कहते जो वियतनाम के लोग थे, उसको मरम्मत यानी ठीक कर लिया करते थे। अमेरिका क्या करता था? उस पर बमबारी करता था, उसको तोड़ फोड़ दिया करता था, क्षतिग्रस्त पहुंचाता था, लेकिन वियतनाम के जो लोग थे वो क्या किए? उसको मरम्मत कर लिया करते थे, यानी ठीक कर लिया करते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया दोनों से लड़ लिया। अब दोनों से लड़ा, साथ में वियतनाम भी था, तो तीनों तरफा इकट्ठे लड़ाई झेल रहा था। इस वजह से अमेरिका को हार माननी पड़ी और अमेरिका वहां से हट गया, पीछे हट गया, ठीक है। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया, यानी कि हमला करा, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ गया, यानी कि वो रिटर्न बैक हो गया। बात समझ गए? यानी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तीनों मिलकर के क्या किया? अमेरिका पर ही हमला बोल दिया, ठीक है। तो आप समझ में आगे हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? यह जो है आपको वियतनामी लोग, वियतनाम से होकर के गुजरता था, तो वियतनामी लोग कई बार जो है अमेरिका उस पर बमबारी किया, उसको क्षतिग्रस्त पहुंचाता था, बहुत तोड़ फोड़ देता था, लेकिन वियतनाम के जो लोग थे उसको बार बार मरम्मत कर लिया करते थे। उसके चक्कर में क्या किया नहीं, ये किससे लड़ा? अमेरिका जो लाओस और कंबोडिया दोनों पे अटैक कर दिया, आक्रमण किया,
और साथ में वियतनाम से तो था ही, तो ये तीन तरफा संघर्ष हुआ, तीनों तरफ से हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका को वापस होना पड़ा, यानी अमेरिका इसमें हार मान लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशम मार्ग क्या से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप याद करिए थोड़ा अच्छे से, पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान से समझिए। वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में यानी पहले के समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था, यानी बिजनेस होता था, उसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है? अगला देखिए, वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे, सॉरी बच्चा, ये जो है ना दोबारा एक ही लाइन लिखा गया है। अगला पॉइंट देख लीजिए, चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप पहुंचता था, यानी सिल्क यूज्ड टू रीच यूरोप फ्रॉम चाइना थ्रू दिस रूट, यानी इसी रूट से, चीन से जो जाता था सामान उसी रास्ते होकर के कहां जाता था? यूरोप पहुंचता था, इसलिए इस मार्ग का नाम क्या पड़ा? रेशम मार्ग पड़ा। बात समझ में आ रहा? उस रूट से, चीन से जो रेशम जाया करता था उसी रास्ते से होकर के जाता था, कहां? यूरोप। इस वजह से उस रास्ते का नाम क्या पड़ गया? रेशम मार्ग। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? और अनवीकरणीय भी है बच्चों, तो पहले नवीकरणीय को समझ लीजिए। वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे या एक बार खत्म हो जाने पर हम उसे पुनः उत्पन्न कर लेंगे, तो वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में देखिए यहां पे गोबर गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये जितना भी चीज है, सोलर प्लेट हम लगा लेंगे, वहां से हम ऊर्जा फिर से बना सकते हैं। आप देखते होंगे बैटरी डिस्चार्ज होता है तो हम चार्ज कर लेते हैं, तो हम पुनः उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपको अनवीकरणीय। देखिए अनवीकरणीय में सबसे ज्यादा अभी भूमिका जो निभा रहा है वो कोयला। कोयला ना के बराबर है। पहले क्या होता था कि भट्टा में आप जब देखते थे ईंट हर जगह ईंट बनता था, अब क्या है ना सीमेंट वाला ईंट आने लगा है। वो इसलिए क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की वजह से। अब उसको पढ़ते हैं तो और बेटर तरीके से समझेंगे। देखिए वैसा संसाधन जो आने वाले समय में या तो खत्म हो जाएगा या फिर उसे दोबारा नहीं बना सकते हैं, या उसे बनाने के लिए करोड़ों वर्ष का समय लग जाएगा। अब करोड़ों वर्ष लगेगा तब तक तो समझिए कितना पुष्ट मर जाएगा, है कि नहीं? वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि वो संसाधन दोबारा निर्मित ना हो, उसे हम लोग अनवीकरणीय बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जितना भी है भाई, अब कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा उसको बनाने के लिए हमको करोड़ों साल और बिताना पड़ेगा, तब जाकर के वो जनरेट हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब मान लीजिए हमारे घर का एगो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब इसको उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या हमको 1 करोड़ साल का वेट करना पड़ेगा? नहीं ना, हम आराम से उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना फंक्शन कि भाई बहुत समय लग जाता है इसको बनाने में, तो इसीलिए इसको बोला गया अनवीकरणीय संसाधन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला चीज कि वायु परिवहन जो होता है वो थोड़ा सा सेफ होता है। अब सेफ नहीं बोलो भाई, कई जगह ब्लास्ट भी हुआ है, लेकिन कम समय में हम आराम से लंबी लंबी दूरी को तय कर सकते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, यानी हम आसानी से पहुंच जाते, उतना थकान भी नहीं लगता। मान लीजिए हम अभी यहाँ पे आपको वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं, 1.5 घंटे के बाद दिल्ली में दिखेंगे। दिल्ली यहाँ से अगर हम ट्रेन से सफर करेंगे तो कम से कम 23-24 घंटा लग जाता है, तो वही प्लेन के अंदर में हमको उतना समय नहीं लगता है, कम समय लगता है, जिसके कारण हमारा शरीर उतना ना थकता ना कुछ होता और हम नए एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तेजी से एक प्रकार से ये क्या होता है। और दूसरी बात इसमें ट्रैफिक होता ही नहीं है। ट्रैफिक का मतलब क्या? जाम वगैरह लगता नहीं। जैसे अगर हम यहां से दरभंगा गए तो आशापुर में जाम लग गया कहीं पे गाड़ी का, तो वहां लफड़ा हो जाएगा। ऊपर में क्या ना पूरा एकदम फिर ये जिधर चाहे उधर उड़ा दिया, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया मेरे लिए तीव्र गति, यानी तेजी से वो हमारा क्या होता है सफर को तय कर देता है। चलिए पढ़ते हैं। यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है। सही बात है भाई, 4,000-5,000 रुपए का टिकट लग जाएगा। ऊपर में भी जाइए, जितना ऊपर जाना है उतना ऊपर जाते हुए चले जाइए। इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा संभव है, यानी तेजी से हम यात्रा कर सकते हैं इसके द्वारा। अगला है, इसके द्वारा आरामदायक यात्रा मिलता है। थोड़ा सा एकदम रेस्ट वाला, दाम आराम से गया, थोड़ा सा भड़बड़ गरगर नहीं पेट करे तो सब मजा आने वाला, समझ गए? तुरंत आप पहुंच जाइएगा दिल्ली, तुरंत कोलकाता, तुरंत मुंबई, यानी फ्लाइट जो है ना बहुत तेज रफ्तार से चलती है। और सबसे बड़ा
इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसको समझिए। इस परिवहन में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती, यानी ट्रैफिक रहता ही नहीं है। अब आसमान में कौन जाएगा यार पुलिस वाला 4 को खड़ा करने के लिए, आए रुको तब तुमको सिग्नल देंगे, ऐसा थोड़े होता है। तो यहां पर ट्रैफिक की संभावना नहीं होती, संभावना क्या होती ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा साधन है, थोड़ा महंगा है लेकिन सेफ नहीं कहो यार, अनसेफ है, बट मतलब कि तेजी से अगर हम यात्रा करें तो मेरे लिए वो ठीक है, कंफर्टेबल है, थोड़ा सही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन सब का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम हट जाते हैं, एक क्वेश्चन एक से स्क्रीनशॉट कीजिएगा।